नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आखिर हो क्या रहा है। बाजार 3 दिन से लगातार गिरावट के साथ में आज भी ब्लैक फ्राइडे रहा और फ्राइडे के अंदर ऐसा हुआ क्या कि जो शेयर बाजार के अंदर आज गिरावट देखने के लिए मिली। कल भी बाजार गिरा, परसों भी बाजार गिरा। क्या हो गया है और क्यों ऐसा हुआ है, उसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। दूसरा चर्चा का बड़ा विषय रहेगा वो रहेगा जो वित्त मंत्री हैं, ऐसा क्या हुआ वित्त मंत्री को जो पर्सनल बैठक करनी पड़ी और AI को लेकर के चिंता जाहिर की कि जो हमारे साइबर सिक्योरिटी हैं उनको थोड़ा सा अपडेट किया जाए, उन पर थोड़ी सी निगरानी बढ़ाई जाए। क्या हो गया, ऐसा कुछ हो गया है क्या किसी न किसी के हैकर की कोई खबर है क्या भारत में कोई साइबर अटैक होने वाला है क्या, ऐसी कुछ खबरें हैं क्या, उनके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। तीसरी चर्चा का बड़ा विषय रहेगा कि एयर इंडिया जिस तरह से हवा में उड़ रही है उसी तरह से उनके प्रॉफिट भी उड़ गए हैं। सिंगापुर एयरलाइंस, जैसे कि आपने देखा होगा विस्तारा एयरलाइंस, सिंगापुर एयरलाइंस का एयर इंडिया के अंदर 25% की भागीदारी है। आज भी एयर इंडिया में 74% की जो भागीदारी है वो टाटा सन्स की है, मतलब टाटा ग्रुप की है। टाटा ग्रुप की होने के बावजूद भी ऐसा क्या हुआ कि जो ऑपरेशन है वो सिंगापुर एयरलाइंस संभालने लगी। कुछ विस्तार से चर्चा करेंगे। आज शेयर बाजार की गिरावट के ऊपर शुरू से चर्चा कर लेते हैं। देखो, आज जो ना शेयर बाजार में जो गिरावट आई ना, उसके पीछे जो सबसे मुख्य वजह रही वो जो बड़ी ब्रोकरेज फर्म है जिसमें आप JP मॉर्गन बोलते हैं और HSBC बोलते हैं, इन्होंने भारत के जो शेयर बाजार है ना उनको डाउनग्रेड कर दिया। उनका ऐसा मानना है कि भारत के जो शेयर बाजारों की जो निफ्टी की बात करूँ मैं प्रॉपरली, उनका ऐसा मानना था कि जो निफ्टी लगभग 30,000 तक जा सकता था, अब उन्होंने उसे डाउनग्रेड करके 27,000 का टारगेट दिया है। और अकेले निफ्टी को ही नहीं, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सभी को कंपनियों भी डाउनग्रेड की होंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई एक पर्टिकुलर तो करते नहीं। और जो आज गिरावट हुई ना, गिरावट क्रॉस द बोर्ड गिरावट हुई। ऐसा नहीं है कि कोई एक सेक्टर गिरा। तुम्हारा FMCG, मिड कैप, जो कल मिड कैप स्मॉल कैप चले भी थे थोड़े बहुत, वो भी धड़धड़ा के गिर पड़े। और मिड कैप स्मॉल कैप, तुम्हारा निफ्टी, IT, FMCG, मेटल, जिस तरफ देखो उस तरफ बिकवाली देखने के लिए मिली। आज देखो ना, जो IT के नतीजे आ रहे हैं, क्या IT फिर से डीग्रेड हो रहा है, मतलब IT की डी रेटिंग होने जा रही है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। देखो, सबसे पहले ये समझो कि आज भी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बिकवाली करी है 8,644 करोड़ रुपए की। कल भी बिकवाली करी थी, परसों भी बिकवाली करी थी। तो विदेशी संस्थागत निवेशकों की जो बिकवाली है ना, वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। और जो DII है, घरेलू संस्थागत निवेशक, वो भी पैसा मार्केट से निकाल रहे हैं धीरे धीरे, या तो आप ये मान लो नहीं डाल रहे। आप समझो ना, मोटा मोटी बात में बात है, कल जितना DII ने बेचा व FII ने बेचा, उससे कम DII ने खरीदा। तो बिकवाली का दबाव और खरीदारी का अभाव। खरीदारी जो DII करें वो खरीदारी उतनी कर नहीं रहे हैं। आज अगर मैं कैश मार्केट की बात करूं तो 8,644 करोड़ रुपए की बिकवाली करी है कैश में। किसने? विदेशी संस्थागत निवेशकों ने। और लगभग 4,000 करोड़ रुपए की खरीदारी करी है DII ने। तो या तो जितनी FII बिकवाली कर रहे हैं एटलीस्ट उतना तो ऑब्जर्व कर लें। यही कारण है कि जो आदमी जिसने 22,000 में निफ्टी बैंक निफ्टी या कोई स्टॉक खरीदा, वो निफ्टी 24,000 तक गए, 2,000 पॉइंट की रैली देखने के लिए मिली, तो उसने एटलीस्ट पहले तो प्रॉफिट बुकिंग कर ली कि यार पहले तो प्रॉफिट बुक कर लो, अपन बाद में समझेंगे कैसा है क्या है। क्यों ऐसा क्यों है? देखो समझो, जो अगर आपका जो विजन है ना 3 से 4 साल का है ना, तो समझ लो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि इसमें ये सब चलता रहेगा। हालांकि ब्लूमबर्ग के हवाले से ये खबर है कि पाकिस्तान से ईरान बात करेगा, लेकिन खबरें तो बहुत दिन से चल रही हैं। और जो बाजार में खरीदारी करना भी चाह रहे हैं ना, वो बीच में 2 दिन होने के चलते, पिछली बार भी आपने देखा होगा फ्राइडे को ट्रंप ने बोल दिया था कि हमारी बातचीत हो गई है, और मंडे आते आते तक उनका फिर कलेश वही मच गया था। अब जो ना दोनों के दोनों, अमेरिका भी और ईरान भी, मतलब ईगो की लड़ाई पे आ गए हैं। बोले नहीं, तुम पीछे हटो हम पीछे हटे, तुम पीछे हटो हम पीछे हटे। अमेरिका बोल रहा है कि आप टेबल पे आके बात करो, ईरान बोल रहा है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को खोल दो, तब हम टेबल पे आके बात करेंगे। इक्का दुक्का जो जहाज निकल भी रहा है ना, वो जहाज निकल रहा है जो ईरान से कोई लेना देना नहीं। अब ये समझो, अब जब तक स्ट्रेट ऑफ हार्मुज ओपन नहीं होगा तब तक हमारे यहाँ ये किल्लत चलती रहेगी। बाजार के अंदर FII ने जो ना, मतलब अगर पिछले महीने से अभी तक का भी आंकड़ा आप चेक करोगे ना, तो लाखों करोड़ रुपए की बिकवाली निकालती है। जब हमारा रुपया, पहली बात कमजोर रुपया जो संभला था, आपने देखा शेयर बाजार में रिकवरी देखने के लिए मिल रही थी। वो रिकवरी इसलिए थी कि रुपया तुम्हारा 92 के आसपास आ गया था, 91 रुपये 92 के आसपास। अब तुम्हारा रुपया 95 की ओर चल पड़ा है। तो रुपया की बिकवाली मतलब रुपये की कमजोरी FII को और मूड खराब कर रही है। दूसरा, DII पर्याप्त माल नहीं खरीद रही, उसके चलते जो खरीदना भी चाह रहे हैं उनके अंदर भी पैनिक आ रहा है। जस्ट 1 मिनट, दोनों देशों के बीच में टकराव की स्थिति बन गई है।
प्रत्यक्ष रूप से ना तो अमेरिका पीछे हटने के लिए तैयार है, ना ईरान पीछे हटने के लिए तैयार है। ईरान चाहता है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को खोल दिया जाए ताकि हम बैठकर टेबल पर बात कर लें। हालांकि अमेरिका ने इजराइल और लेबनान के बीच में सीज फायर को 3 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है, लेकिन पीछे हटने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। और ना ही अभी रूस और चाइना की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है, क्योंकि ईरान के तेल का सबसे ज़्यादा अगर बेनिफिट कोई उठाता है तो चाइना उठाता है, लेकिन चाइना ने इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। और अभी प्रत्यक्ष रूप से ना अमेरिका की तरफ से ना ईरान की तरफ से बैठक को लेकर के कोई भी डेट का कोई निर्धारित नहीं की गई है कि कहाँ बैठकर बात करेंगे। हाँ, अगर पर्दे के पीछे देखें तो ऐसी खबरें हैं कि ओमान और पाकिस्तान तैयारी कर रहे हैं कि भाई दोनों को टेबल पर लाया जाए। ऐसी भी ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर है कि ईरान से बात करने के लिए पाकिस्तान तैयार है, लेकिन ये ध्यान रहे कि दोनों के बीच में टकराव आ गया है। दरअसल अमेरिका ये चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को लंबा खींचा जाए, मतलब ब्लॉकेज को लंबा खींचा जाए, जिससे जो यूरोप के देश है ना वो उसके समर्थक में आके खड़े हो जाए स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को ओपन करने के लिए, जिससे दबाव बनाया जा सके। अगर भारत की स्थिति देखें तो भारत की स्थिति इसमें कहाँ निकल के आती है, तो देखो कल ट्रंप ने बेतुका बयान दे दिया था, भारत को एक नर्क जैसा देश बता दिया था। इस पे भारत ने उनके राजदूत को तलब किया, बोले तुम्हारी ये जो भाषा है वो गलत है। तो उन्होंने फिर बोल दिया कि भारत तो ग्रेट देश है, हमारा मतलब फ्रेंड है, तो उसकी बातों पर कोई ज़्यादा इतना मतलब सीरियसली लेने का उचित है नहीं, क्योंकि वो व्यक्ति क्या बोल दे क्या कर दे उसको खुद नहीं पता। अब इधर ये वार्ता चल रही है, दूसरी तरफ जो अभी हमारी तुम्हारी थालियों के अंदर दिखने लगेगा कुछ दिन बाद, वो अभी हालांकि हमारे पास में 54 मेट्रिक टन जो यूरिया है वो भी पर्याप्त है। यूरिया को लेकर मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी वर्तमान की स्थिति में आपको अगर ये स्ट्रेट ऑफ हार्मुज 2-3 महीने लंबा चल जाता है ना, तो आपको हमें ये सब ना थालियों में दिखने लगेगा अक्टूबर नवंबर के आसपास, क्योंकि पर्याप्त रूप से यूरिया होगा नहीं, और यूरिया ना होने से किसानों को 2 ऑप्शन होंगे, या तो महंगा यूरिया लेना पड़ेगा और या फिर किसान यूरिया नहीं डालेगा। किसान यूरिया नहीं डालेगा तो सिंपल से फंडा है कि फसल उतनी होगी नहीं, क्योंकि पहले इतना यूरिया पिला दिया ना किसान ने खेती को कि वो यूरिया की आदी हो चुकी है, बिना यूरिया के कुछ होना नहीं। चलो वो मैं अलग बताऊंगा। अब आ जाते हैं एआई को लेकर के। एंथ्रोपिक एआई का एक सॉफ्टवेयर है जो कि बैंकों के सॉफ्टवेयर में साथ लगाने के लिए जाना जाता है। एक सैंडविच करके मतलब सॉफ्टवेयर का जो व्यक्ति था जिसने सॉफ्टवेयर को अपडेट किया, वो सैंडविच खाने चला गया। ऐसी खबरें हैं कि वो सॉफ्टवेयर ने उस बैंक को ही हैक कर लिया। तो उसको चलते वित्त मंत्री जी ने सभी बैंकों को निर्देश दिए हैं कि कोई ऐसा एआई टूल ना आ जाए जिससे बैंकों में साइबर अटैक का खतरा बढ़ जाए। तो उसके लिए पर्सनल रूप से वित्त मंत्री जी ने सभी जो बैंकों के चेयरमैन हैं उनसे बैठक की, और बैठक करके कहा कि इस मामले को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट किया जाए, क्योंकि देखो अभी भारत को अगर देखा जाए तो हम उतने अपडेट नहीं हैं एटलीस्ट दूसरे देशों के। तो कहीं ना कहीं हमारे जो अभी देखो ना नॉर्मल सी ओटीपी से फ्रॉड हो जा रहा है कि उसे यही पता नहीं, मान लो मैं आप बात कर रहा हूँ, हो सकता है मेरी वॉइस में कोई मेरी वॉइस मतलब यूट्यूब से उठाए और उठा के आपको कॉल करे, यार भाई मेरे को इतने रुपए दे दो। तो हमेशा सामने वाला केवल आपको कॉल कर सकता है, ध्यान रखना, मेरे नंबर से उठा नहीं सकता। अगर कोई व्यक्ति ऐसा मांग रहा है ना तुमसे, तो उसका सरल तरीका है कि आप उसका फ़ोन काटो और काट के रिप्लाई में उसको कॉल करो, पहले क्या बात हो गई है। क्योंकि बहुत सा ऐसा फ्रॉड हुआ है। मेरा खुद के दोस्त हैं तरुण शर्मा, उनके साथ ऐसा हुआ कि मेरा वो ट्रेन में थे और उन्होंने ऐसा कहा कि आपकी फ़ोन आया था और बोला यार मुझे 5000 रुपये डाल दो अर्जेंट, है ना, और उन्हें समझ नहीं पाए और उनके साथ में फेक हो गया। और जब वो देखा कि यार ये तो गलत था, उन्होंने मेरे को फ़ोन किया, बोले 5000 रुपये मैं कम मांगे तुमसे, बोले तुम्हारा कॉल आया था। तो हमेशा आप समझो कि जब भी आप जिसको भी कॉल कर रहे हो ना, अल्टरनेट नंबर नहीं है ना आपके पास में, तो आप उसका एक बार फ़ोन काटो और काट कर दोबारा से उसको कॉल करो, व्हाट्सअप कॉल करो, व्हाट्सअप पे मैसेज करो। अगर व्हाट्सअप भी हैक हो गया तो कॉल कर लो, क्योंकि ये डिफरेंट तरीके होते हैं। तो जैसे मैं अब यूट्यूब पे बोलता हूँ तो मेरी हो सकता है वॉइस को कॉपी कर लिया जाए। तो एंथ्रोपिक एआई का एक जो मतलब एक तरह से सॉफ्टवेयर ही है उसका, तो वो इतना अपग्रेड हो चुका है। अब समझ लेते हैं टाटा को लेकर के। टाटा को ऐसा क्या कर दिया टाटा ने, जो कि जो दुनिया के सबसे उन्नत किस्म का मैनेजमेंट है, जो कि सिंगापुर है, सिंगापुर के एयरलाइंस को उसमें मैनेजमेंट संभालना पड़ा एयर इंडिया में आकर के। देखो क्या है, जिस समय टाटा एयरलाइन मतलब एक तरह से एयर इंडिया भारत सरकार के वो चल रही थी, तो उस समय पर 50,000 करोड़ रुपए के घाटे में थी। अभी वो घाटा 30,000 करोड़ का आया है। लेकिन जो आए दिन घटनाएं हो रही हैं, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे हो गया, उसके चलते जो मैनेजमेंट, देखो किसी भी आप कोई भी कंपनी चला रहे हो चाहे कुछ भी चला रहे हो, उस कंपनी के अंदर जो सबसे मुख्य चीज़ होती है ना, वो होता है मैनेजमेंट।
अगर आप किसी भी कंपनी में 25% की हिस्सेदारी रखते हो लेकिन आपके पास में मैनेजमेंट नहीं है तो उसमें जो लाभ होगा उसका हिस्सा आपको मिलेगा। सीधी सिंपल सी बात है। कुछ हो सकता है आपकी कोई बोर्ड ऑफ कमेटी में आपके कुछ 2 मेंबर हो, 3 मेंबर हो, अगर डिपेंड करता है कि वो कितने मेंबरों की कमेटी है। अगर समझ लो आप 25% के होल्डर होने के बावजूद आप मैनेजमेंट में हस्तक्षेप कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप उसे अंदर से सुधारना चाह रहे हो। पहली बात तो ये है कि ये अगर आप देखोगे ना कि एक तरह से आम जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आम जनता के लिए तो बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि अगर अंदर की जो चीज़ें हैं वो सुधरेंगी तो आम जनता के लिए, जैसे आपने देखा होगा अहमदाबाद फ्लाइट क्रैश हुई या एयर इंडिया की जो तमाम आपने खबरें देखी होंगी, कोई यूट्यूब पर डाल दे रहा है कि झर 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 कर रही है, तो वो सब चीज़ें सुधरेंगी, मतलब देखने से ये मिलेगा। अब ये समझो हमें ही किसने मार दिया, हमें तो अपनों ने मारा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी तो किश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। ये आपने डायलॉग तो सुना होगा, लेकिन ये डायलॉग हो गया है भारत के ऊपर लागू। कैसे हो गया यार, बताओ थोड़ा सा खुल के। बांग्लादेश में मक्का जो है ना, वो हमारा जो हिस्सा 60% का हुआ करता था वो रह गया 11%। बांग्लादेश ने सबसे ज़्यादा मक्का कहाँ से खरीदी आपको मालूम है? ब्राज़ील से। ब्राज़ील की मक्का बांग्लादेश में आई है। क्यों? उस चीज़ का बेनिफिट किसानों को तो नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। हालांकि हमने पोल्ट्री फार्म या जैसे भी चलते उसको हमने थोड़ा सा प्रोडक्ट तो किया चलो ठीक है, लेकिन वो किसानों के हित तक नहीं पहुंच रही, किसानों की जेब तक नहीं पहुंच रही। जब तक इसका लाभ किसानों की जेब तक नहीं पहुंचेगा तब तक आप कितना ही प्रयास कर लो, वो प्रयास आपका सफल होने वाला नहीं है। आपने देखा अमेरिका ने भी अपना मक्का जो उतारना चालू कर दिया बांग्लादेश में। हम इसी चीज़ पे तो भिड़े हैं। अभी हमारा जो न्यूजीलैंड के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है ना, जिस पर जो फाइनल हस्ताक्षर है ना वो 27 अप्रैल को हो जाएंगे। उसे हस्ताक्षर होने के बावजूद भी उसमें लगभग 95 जो प्रोडक्ट है, मतलब 95% जो प्रोडक्ट है ना, वे 0% ड्यूटी पर आ जाएंगे हमारे और न्यूजीलैंड के बीच में। लेकिन भारत ने जिन शर्तों पर अड़े थे हम, किसमें? एग्रीकल्चर, डेयरी प्रोडक्ट, जहां हम अड़े थे वहां आज भी अड़े हैं। न्यूजीलैंड से भी हमने उन पर समझौता नहीं किया। ऐसा नहीं कि हम उन्हें बोल दिया कि चलो ठीक है तुम तो आन दो, ना, उसमें कोई समझौता नहीं, क्योंकि वो लीड है। मतलब जैसे हमारे शरीर में रीढ़ होती है, रीढ़ की हड्डी, उसी तरीके से भारत के अंदर जो डेयरी प्रोडक्ट हैं और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो नीड है। आज भी अगर आप देखो, भले ही हमारी जीडीपी में 23% जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारा सर्विस सेक्टर से आता हो, भले ही 16% जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारा मैन्युफैक्चरिंग से आता हो, लेकिन ये ध्यान रखें कि आज भले ही हम 10, 12, 14% पर एग्रीकल्चर से खड़े हैं, लेकिन एग्रीकल्चर के ऊपर निर्भरता बहुत ज़्यादा है। ऐसा समझ लो, मैं आपको बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ, जैसे मैं किसान हूँ, मेरे पास 5 बीघे ज़मीन है, तो मैं ना तो बड़ा किसान हूँ पर छोटा सा किसान हूँ। तो मेरा क्या काम है, मैंने 2 भैंसें बांधी और अपना उनसे ला के खेती में से उसका काम किया। अगर अमेरिका का जो डेयरी प्रोडक्ट हैं वो यहाँ पे आएंगे तो उससे होगा क्या मालूम है? कि जितने भी अमूल या जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, ये सीधी सी बात है, कंपनी का फंडा तो सिंपल होता है ना कि भाई वो क्या करती है, कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए जहाँ से उसको रॉ मटेरियल सस्ता मिलता है वो वहाँ से खरीदती है। अगर मान लो हमारा गेहूँ, माने मैं समझ रहा हूँ 25 रुपये किलो चल रहा है, तो 2,500 रुपये क्विंटल है। अब वो जो बूर बनाने वाली जो गेहूँ किसान, मतलब आपने देखो चोकर मानो, बूर या चोकर बोल दो, उसे बनाने के लिए अगर उन्हें 25 रुपये किलो गेहूँ मिल रहा है हमारे यहाँ का, और वो बूर बनाने के लिए उन्हें 18 रुपये या 17 रुपये किलो मिल रहा है अमेरिका का गेहूँ, तो जाहिर सी बात है वो अमेरिका वाले खरीदेंगे, क्योंकि कंपनी का दुनिया में फंडा है। सिंपल है कि भाई जहाँ से रॉ मटेरियल सस्ता मिलेगा वहाँ से खरीदेंगे। अब जब भारत के अंदर होगा ही नहीं, मतलब उतनी उसे पर्याप्त नहीं मिलेगी, आज भी अच्छी स्थिति में नहीं है भारत। आपको क्या लग रहा है अच्छी स्थिति में? नहीं, एक्सपोर्ट खोलना पड़ा है भारत को अपने अनाज का। भारत की जो FSI जो सरकारी गोदाम है ना, उनकी खरीद भी पूरी कर ली, उसके बावजूद में भी मंडियों में अनाज आ रहा है। अगर मंडियों में अनाज आएगा तो मंडी में जाहिर सी बात है कि कम दर पे बिकेगा, और अगर किसान को उसकी कीमत, उसकी लागत का सही मूल्य नहीं मिलेगा तो किसान उस फसल से हट जाता है। ध्यान रखना, आज भी भारत में 60% जो लोग हैं ना, वो ऐसे मध्यम वर्गीय किसान है मेरे जैसे। 5 बीघे जमीन है, 2 भैंसें कर रहा, गुजारा कर रहा, बस। अब उसी में से 2 भैंसों में से 10 किलो दूध निकाला, 2 किलो अपने घर के लिए रखा, और 4 किलो अपना दिन का, 4 किलो सुबह, 4 किलो शाम को डेयरी पर बेच खाया। वो उसकी दिनचर्या का हिस्सा है।
ये ध्यान रखना। और अमेरिका में दरअसल क्या है ना, हमारे यहाँ किसानों को जो दी जाने वाली मदद है ना, वो एक तरह से लाइबिलिटी के रूप में रखी है, और अमेरिका में ये एक तरह से मदद के रूप में रखी है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमें जो आपने देखा ना ये लोन मिलता है कृषि कार्ड, उसे हमें चुकाना होता है, लेकिन अमेरिका में बड़े बड़े फार्मर हैं, बड़े बड़े फार्मर हैं, उन्हें जो मदद मिलती है, जो सब्सिडी मिलती है ना, वो जीरो कॉस्ट, वो वापस करने वाली सब्सिडी नहीं होती, समझना। हमारे यहाँ किसान के ऊपर जो किसान को दी जाने वाली मदद है ना, वो उसकी लाइबिलिटी मतलब उसके ऊपर देनदारी कर दी गई। हालांकि कुछ अभी हालांकि जैसे आपने देखा कि भाई कई राज्यों में ऐसा है कि जो किसानों को बिजली फ्री कर दिया गया है, लेकिन वो कब तक, मतलब ऊँट की दाढ़ी में तिनका वाली बात है। आप किसानों को पर्याप्त सब्सिडी नहीं मिल रही। आपको क्या लग रहा, अभी धीरे धीरे आपको देखने के लिए मिलेगा कि अगर सही ये स्टेट ऑफ हार्मोज बंद रहा ना, तो आने वाले टाइम में आपको देश के अंदर यूरिया की भयंकर किल्लत देखने के लिए मिलेगी। क्यों किल्लत मिलेगी? हाँ तो सही, अरे यार रियल चीज़ जो है ना, मैं अभी यूट्यूब पर वो बनाने वाला हूँ दूसरी वीडियो फर्टिलाइजर वाली, उस पर आप देखना, मैं उनको बिल्कुल डाटा के साथ बताऊँगा अभी भाई रियल में डाटा क्या चल रहा है नहीं हमारे पास में। आज आपको जो दिख रहा है ना, गैस की जो किल्लतें आ रही हैं, ये आप कब तक भूस पर लीपने का काम आखिर आप कब तक करोगे? एक समय भी तो होता है, मतलब आप बोल दोगे नहीं पर्याप्त है, नहीं पर्याप्त है। अगर स्टेट ऑफ हार्मोज ऐसे ही बंद रहा तो आपके पास में दूसरे एनर्जी के सोर्सेज कहाँ से हैं? आज जो हमारे यहाँ एलपीजी आ भी रही है ना, क्योंकि स्टेट ऑफ हार्मोज तो बंद है। हालांकि अमेरिका तो ये दावा करता है कि हम तो उन जहाज़ों को रोक रहे हैं जो जहाज ईरान जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई उससे कुछ अलग है। भारत के 2 जहाज़ों के ऊपर हमला कर दिया गया, शिपिंग कॉस्ट 1 गुना से बढ़ के 10 गुना हो गई है। जहाज अगर 1 करोड़ रुपए का है, तो जहाज को लाने का जो स्टेट ऑफ हार्मोज को क्रॉस करने का या एक तरह से उसका जो बीमा है ना, वो 10 लाख हो गया है। तो जनरली बात है, इसे कौन करता है? जो भी रियल प्लेयर होता है ना, वो कभी मार्केट में सामने नहीं आता। इन सब में जो रियल प्लेयर है ना, वो है सिटी ग्रुप ऑफ लंदन। सिटी ग्रुप ऑफ लंदन जो है ना, वो पूरे जितने भी शिप है ना, उन सबको इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, और उसने इंश्योरेंस देने से स्पष्ट मना कर दिया कि तुम गोड्डी ढारे दिन में निकलन दे रहे, हम आपको किसी कीमत पे इंश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करेंगे। और अगर जहाज के अंदर, मैं ऐसा मान रहा हूँ कि ट्रक मान लेता हूँ, मैं जहाज छोड़ो ट्रक मान लेता हूँ, इस ट्रक की जो वैल्यू है, मान लो 50 लाख का ट्रक है, और उस ट्रक में 5 करोड़ का माल भरा है, समझने की बात है, तो 5 करोड़ 50 लाख की वैल्यू होगी। और वो बोल रहा है कि भाई यहाँ पर जंग चल रही है, आप यहाँ से निकल जाओ, हमारा कोई इंश्योरेंस नहीं है। और अगर किसी गलती से किसी ने कोई से ने बम फेंक दिया या मिसाइल मार दी, वो जहाज डूब गया पानी में, क्योंकि अगर धरती पे है तो वो टूटेगा, समेटा जा सकता है। तो अगर जहाज है उसमें मतलब कुछ भी चीज़ भरी हुई है और वो जहाज मार दिया, तो क्रू मेंबर तो निकल जाएंगे, चलो भगवान अगर अच्छा रहा उनका, तो अन्यथा निकल भी नहीं पाएंगे वो। उस कंडीशन में क्या होगा? जहाज तो डूब गया, उसका पैसा कौन देगा? मैंने मान लो एक एप्पल के 100 फ़ोन बुलाए, है ना, अब वे आ रहे थे, रास्ते में डूब गए, मैंने तो पेमेंट कर दिया अमेरिका वाले को, तब उसने फ़ोन भेजा मेरे को। अब मेरे जो 100 फ़ोन का पैसा वो कौन देगा? शिपिंग कंपनी ने तो बोल दिया हमारा तो कुछ नहीं है भाई, तुम समझो, तुम्हारा काम समझो, जहाज़ तो डूब गया, अब क्या होगा? तो इसीलिए लगभग 2000 जो जहाज़ है ना, वो वहाँ पर खड़े हैं, स्टेट ऑफ हार्मोज में फंसे खड़े हैं, जो ना आगे चल रहे ना पीछे चल रहे, एक जम्मा रेला बन चुका है। अगर स्टेट ऑफ हार्मोज खुला है, जो अमेरिका बोल रहा है कि नहीं खुल गया है, तो फिर निकलने तो सब जहाज़ों को, पर निकलने नहीं दे रहा। अमेरिका ये चाहता है इसे लंबा खींचा जाए, लंबा खींचा जाएगा तो जो यूरोप के देश है ना, वे इसके समर्थक में आएंगे कि यार इसे बंद करो, राड़ वाड़ ना करो, खून खच्चर ना करो। ये देखना पड़ता है, माइक कई बार बंद हो जाता है। तो परिस्थिति ये बनी हुई है। आज अगर बात करें कि भाई जो ये तुम्हारा पावर से रिलेटेड जो स्टॉक है ना, वारी एनर्जी, और जो तुम्हारा वारी है और तुम्हारा ग्रीन एनर्जी है, ये पावर से रिलेटेड स्टॉक हैं, वे गिरे क्यों? दरअसल अमेरिका ने एंटी डंपिंग को लेके तुम्हारा इंडोनेशिया, लाओस और इंडिया, इन तीनों के ऊपर जांच बैठा दी है। ऐसा मानना है अमेरिका का कि ये सस्ती एक तरह से सोलर पैनल बना के अमेरिका में डंप कर रहे हैं, जिससे अमेरिका की कंपनियों को नुकसान हो रहा है, तो इनके ऊपर जांच बैठा दी है। उस जांच बैठाने के चक्कर में जो खबर आई ना, क्योंकि आप समझो ना, अगर भारत में कोई स्टील है 50 रुपये किलो बन रही है ना, 50 रुपये किलो स्टील भारत की बन रही है, और वो स्टील चाइना 30 रुपये किलो में आपको घर पहुंचा के दे रहा है, तो आपकी कंपनियां क्यों चलेंगी? क्यों आपकी फैक्ट्री, वहाँ मालिक फैक्ट्री नहीं चलाएगा? तो ये सरकार उसके पास खबर जाएगी कि भाई ऐसा हो रहा है। इसीलिए हम भी अपने देश के हितों को सर्वप्रथम रखते हुए हम चाइना से आने वाली स्टील के ऊपर एडिशनल ड्यूटी लगाते हैं। लेकिन अमेरिका का अलग ही कॉन्फिडेंस है। अमेरिका सीधा बोलता है कि नहीं, मेरे हिसाब से नियम बनेंगे,
नियम क्या है कि मैं जांच करूंगा कि तुम हमारे यहाँ सस्ता माल फेंक रहे हो। हालांकि इसमें वारी एनर्जी की तरफ से मैनेजमेंट ने फिर बाद में आके कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमारे यहाँ तो हम तो अमेरिका में बनाते हैं और हम कहीं से बना के नहीं लाते, हम तो जो रॉ मटेरियल है वो लाते, बाकी अमेरिका में असेंबल करते। तो इसलिए जो पावर से रिलेटेड स्टॉक है उनके अंदर गिरावट ये देखने के लिए मिली। आज अगर निफ्टी की बात करो तो लोअर लो लोअर हाई के वाले पैटर्न पे अभी चल रहा है। देखो अगर बाजार ने निफ्टी ने तुम्हारा 23,900 का साइकोलॉजिकल लेवल ब्रेक, 23,850 मान लो, 800 मान लो, उसको ब्रेक कर दिया, तो अगला जो लेवल होगा ना निफ्टी का वो होगा तुम्हारा 23,450 23,500 का। उसको ब्रेक कर दिया तो फिर 23,000 मेजर सपोर्ट जोन है, ये ध्यान रखे रखना। तो एक हालांकि ये नहीं मान के चलो कि क्या गिर गया, देखो 2,000 पॉइंट चढ़ा है। आईटी, मेटल सेक्टर, एफएमसीजी, जिस तरफ देखो उस तरफ बिकवाली देखने के लिए मिल रही थी, चौतरफा बिकवाली थी। तो जाहिर सी बात है बाजार के अंदर गिरावट आएगी। अगर आप लंबे समय के निवेशक हो तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। अगर आप समझ लो ट्रेडर हो तो देखो ये सब माहौल चलता रहेगा। मैं सिंपल बोलता हूँ कि आप जब भी स्टॉक मार्केट में आओ तो बिना फाइनेंशियल एडवाइजर के मत आना, क्योंकि स्टॉक मार्केट दुधारी तलवार है, आगे भी चलती है पीछे भी चल रही है। हमेशा एफएनओ से प्रयास करो बचना। कारण ये है कि फ्यूचर ऑप्शन का जो डाटा बोलता है 99% लोग लॉस करते हैं 5% प्रॉफिट करते हैं, लेकिन वो थ्योरी नहीं होती। जो थ्योरी सब पे लागू हो, थ्योरी वो होती है या उसको डाटा मानते हैं हम। जो डाटा बोलता है 99% फ्यूचर एंड ऑप्शन करने वाले लोग लॉस में रहते हैं। उसके पीछे कारण ये है कि सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। तो जो भी खरीदी बिक्री करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करें, और बाजार के अंदर हाई वोल्टिलिटी बनी रहेगी। अभी पता चले ट्रम्प बोल दे कि हमारी बात हो गई, हमने तो ईरान लेबनान इजराइल के बीच में तीन हफ्तों के लिए बढ़ा दिया है और अब हम स्टेट ऑफ हार्मुज से पीछे हट रहे हैं, तो तुम्हारे जितने फंडामेंटल हैं, जितने तुम्हारे टेक्निकल हैं, सब धरे रह जाएंगे। बाजार यहीं से तुम्हारा गैप अप ओपन हो जाएगा। और जैसे कि खबरें हैं कि वो बोल सकते हैं कि मैं तो परमाणु बम मार सकता हूँ, परमाणु बम हमला कर सकता हूँ, तो बाजार फिर यहाँ से तुम्हें 21,000 20,000 भी कहीं भी जा सकता है। तो ये बाजार के अंदर हाई वोल्टिलिटी बनी रहेगी। कैश साथ में लेकर रखें, कभी भी अगर कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है तो छोड़े ना। जो भी करें अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करें। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।